हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बैकड्रॉप में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ देख लिया है। फर्स्ट हमने देखा मॉडर्निटी। ठीक है। और दूसरा देखा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आई होप आप लोगों को सही से मतलब ठीक दिख रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मॉडर्निटी में हमने क्या देखा, इसके टाइप्स देखे। ठीक है। मॉडर्निटी हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि मॉडर्निटी का मतलब ही है चेंजेस। और सोशियोलॉजी जैसे ही हम शुरू करते हैं, हमें सोसाइटी में जो हो रहे हैं चेंजेस उनको पढ़ना और समझना होता है। ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस को हमें जो आइडेंटिफाई करना है या सॉल्व करना है या कंक्लूजन देना है, ये साइंटिफिक मेथड से करना है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड से। अच्छा, जब ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है, बनना शुरू हुआ है, ठीक है, या सोशियोलॉजिस्ट ने जो थ्योरी दी है स्टार्टिंग की, तो किस वजह से दी है, तो उसका अगर सबसे बड़ा बेस देखा जाए ना, तो दो रहा है। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो अभी हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो सोसाइटी है कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना। ओनर और जो वर्कर है उसका रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है। वर्कर काफी एक्सप्लॉइटेड महसूस कर रहा है, ओनर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, इकोनॉमी पे कमांड कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट पैसा ज्यादा हो रहा है। तो ये चेंजेस आए हैं आईआर के वजह से, ट्रांसपोर्टेशन में चेंज, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीजें हो रही हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और दूसरा देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से भी चेंजेस आएंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। लोगों जो सोसाइटी, जो फ्रांस की सोसाइटी है, उसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो भी उस टाइम के सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व किया, अपने माइंड में सोचा और उन्होंने थ्योरी देना शुरू किया। ठीक है। यहीं से हमारा जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो मतलब उसका स्टार्टिंग होता है। इसीलिए हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों पढ़ना होता है। मॉडर्निटी हमने पढ़ लिया है कि हम समझ सकें कि क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या हमें ध्यान देना होता है, क्या क्या सोशियोलॉजी में पढ़ना होता है। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमें जो पॉलिटी के नज़र से नहीं पढ़ना है, हमें देखना है कि चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इतने जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। ऐसे पढ़ाया तो नहीं जाता है अदर जगह पे, लेकिन मुझे लगा कि पढ़ा देना चाहिए, पैसा थोड़ी लग रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1793। आफ्टर रेवोल्यूशन, मैं रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवोल्यूशन के बाद क्या आया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब फ्री टू मूवमेंट, फ्री टू डू प्रोफेशन। इक्वलिटी, एवरी सेक्शन ऑफ द स्टाटा, यानी जो सोसाइटी है वो क्या होगी, इक्वल होगी। फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड। अब स्टार्टिंग में क्या चलता था, मोनार्की। ठीक है, यानी किंग का रूल, किंग जो रूल बनाएगा वही सबको यानी पब्लिक को मानना होगा। ठीक है। तो किंग क्या है, अपेक्स बॉडी है, किंग ने जो रूल बनाया है वो पब्लिक को मानना होगा। ठीक है। मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज करता हूँ क्योंकि मेरा प्राइम मोटो है आपको समझ में आए, आप चीजों को खुद लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मोनार्की के बाद क्या सिस्टम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। ठीक है। राजा या क्वीन जो रहेगा वो हेरिडेटरी रहेगा, यानी राजा का बेटा राजा, और जो लॉ मेकिंग रहेगा वो पार्लियामेंट रहेगा। अब लॉ पे लेकिन जो सिग्नेचर होगा वो क्वीन या किंग जो भी रहेंगे उनका सिग्नेचर होगा, एक्ट बन जाएगा, जैसे अभी ब्रिटेन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। क्या होता है, विश ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट वाया पार्लियामेंट। बेस क्या है, राइट टू वोट, और वन पर्सन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, बी आर अम्बेडकर ने दिया है। तो इसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब चलते हैं प्रीवियस में क्या क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये टाइमलाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। मैं 1789, स्टेट जनरल 1789, नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हुआ था। फिर बेस्टाइल का स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, यानी यहाँ पे रिवोल्ट जो हुआ था। फिर वुमेन्स मार्च टू वर्सलीज, फिर फ्लाइट टू वर्सेनेस, एग्जीक्यूशन हुआ लुइस 16 का, एग्जीक्यूशन हुआ मैरी एंटोनियट का, फिर एग्जीक्यूशन रॉबेस्पियर का, और फिर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनी। चलिए अब इसे देखते हैं थोड़ा डिटेल में। फ्रेंच का जो स्टेट सिस्टम चलता था उसमें क्या होता था, तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3।
स्टेट 1 में कौन आते हैं? क्लर्जी एंड बिशप्स, जो चर्च के फादर होते हैं, ये टॉप लेवल पे हैं, सोसाइटी में सबसे हाइयर पोजीशन पे। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये टैक्स पे नहीं करेंगे, लग्जरी लाइफ है इनकी और वोटिंग राइट्स भी हैं। ठीक है, लग्जरी लाइफ एंड वोटिंग राइट्स है इनको। दूसरे स्टेट में कौन आते थे? नोबिलिटी, किंग हो गए। ठीक है, ये भी अपर क्लास में आ रहे हैं। ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्शन का इनका सिस्टम रहेगा, लेकिन टैक्स पे ये भी नहीं करेंगे। हाई क्लास में आते हैं और वोटिंग राइट्स इनको भी मिली हुई है। थर्ड, जो आपके टोटल जो कॉमन पीपल हो गए उनके लिए, या जो भी इन सब से बच जा रहे हैं उन सब के लिए वो स्टेट 3 में आ रहे हैं। लॉयर हो गया, मर्केंटाइजर हो गया, मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, अब यही सारा टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये था, बोल सकते हैं डिवाइडेशन था 3 स्टेट्स जो रहते थे उनका। उसके बाद हमने टेनिस कोर्ट के बारे में सुना है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि सब लोगों ने डिस्कस किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कुछ चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, सबने ओथ भी ले ली, इसीलिए टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। ओथ ली सबने, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन पीपल है वहां के, जो टैक्स पे कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। क्यों? वॉर में वो जा रहे हैं, रेगुलर फ्रीक्वेंट वॉर्स हो रहे थे, टैक्स पे कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक डेट में है, खाने को नहीं है, और किंग ये सारी बातों को वो समझ नहीं रहे हैं, वो अपना इंजॉय जो करना है वो इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हैं। तो इन्होंने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर नेशनल असेंबली आता है, इसमें क्या हुआ कि मोनार्की अब खत्म किया जाए और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाए, यानी अब चेंज हो रहा है कि इसमें मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। ठीक है, किंग इज बाउंड बाय लॉज। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली लॉज बनाएंगी वो किंग को मानना होगा, उस पर वो साइन करेंगे, वो एक लॉ या एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है फिर? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। ठीक है, यहाँ पर रिवोल्ट होता है। अब जेल में बहुत सारे लोग उस टाइम पे जो बंद थे, कोई प्रोविजन नहीं होता था कि क्या तरीका है उनको बाहर निकाला जाए। ठीक है, बहुत सारे वॉर्स जो हो रहे थे उसमें भेज दिया जाता था, सोचा नहीं जा रहा है कि उस वॉर का बेनिफिट क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। ठीक है ना, यानी नो कॉशियस पॉइंट, बस भेज दिए जा रहे हैं, और लोग जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं लुइस 16 से। ठीक है, इसलिए वो रिवोल्ट कर रहे हैं। फिर आता है वुमेन्स का रिवोल्ट। ठीक है, वुमेन भी मिलने गई किंग और क्वीन से, उन्हें भी रोका गया। ठीक है, और इन लोगों का कहना है कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी पब्लिक है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, और आपका कोई ध्यान नहीं है, आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या होता है नेक्स्ट कि लुइस 16 का एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत इनह्यूमन और इनसेंसिटिव है। ठीक है, वॉर पे वॉर, जैसे अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस के बहुत सारे लोग गए थे सपोर्ट करने। ठीक है, और पब्लिक का ऐसा सोचना है कि ठीक है, हमने उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाई, हमें क्या मिला है, हम तो फ्रांस पूरी की पूरी तरीके से डेप्ट में जा चुका है, कर्ज में लदा हुआ है, खाने को लोगों के पास नहीं है, और हम वॉर पे जा रहे हैं, और राजा ये चीज़ समझ नहीं रहा है। ठीक है, पब्लिक की टेंशन ही नहीं है उन्हें कि उन पर क्या बीत रही है, ये लोगों का ऐसा सोचना है। ठीक है, फिर क्या होता है? तो इनका एग्जीक्यूशन होता है। फिर एग्जीक्यूशन होता है मैरी एंटोनियट का। ठीक है, इनका जो बोलने का तरीका था वो बहुत बेकार था। एग्जाम्पल ये मतलब हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं, जैसे अगर आप चेक करोगे उसे, तो कहीं कहा जाता है कि ये बस बुक में लिखा हुआ है, सच में ऐसा नहीं हुआ था, बट मैंने लिख दिया है कि एक गरीब ने ब्रेड मांगा। ठीक है, और जो क्वीन थी उन्होंने कहा कि शी सेड लेट देम ईट केक, कि वो जो केक खा रहे हैं वही खाएं। ठीक है, तो पब्लिक के ही बीच में उनका सर जो था बिहेडेड कर दिया गया, सर कलम कर दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ से राइज होता है नेपोलियन बोनापार्टे का 1815। तो जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ के लोगों में चेंजेस आए, लोगों ने रिवॉल्ट किया, लोगों ने क्वेश्चन किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है ना, पहले तो मोनार्की ही चली। तो देखो ये पॉलिटिकल चेंजेस हैं, या जिसको आप पॉलिटिकल मॉडर्निटी अभी पीछे के क्लासेस में पढ़ के आए हो। पॉलिटिकल मॉडर्निटी में क्या हुआ कि पहले मोनार्की चला, मोनार्की के बाद आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद आएगा डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हो फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। तो यही यहीं से इसलिए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है कि सोसाइटी में ये जो चेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, इसको जो पढ़ना है वो पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड से। अब वो सब साइंटिफिक मेथड क्या है वो आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी पे। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब हमें देखना है कि कारण क्या क्या थे। तो सोरिंग नेशनल डेट, ठीक है, नेशनल डेट काफी बढ़ा हुआ था, कर्ज। लुई 16 फेल्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लेके नहीं आ रहे थे। ठीक है। स्टेट जनरल जो ऊपर के लोग थे वो एंजॉय कर रहे थे, नीचे के लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। ठीक है। बैड हार्वेस्ट था। हंगर और पोवर्टी, और हंगर और पोवर्टी आप जान ही रहे किसके लिए होगा, जो थर्ड पार्ट में है, कॉमन पीपल जो है। ऊपर के लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पे करना पड़ रहा है नीचे वाले लोगों को। उनका हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब अच्छी खेती नहीं हो पा रही, वो क्या ही टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट है फिर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। टेनिस कोर्ट में ओथ लिया गया, स्टॉर्मिंग यानी बेस्टाइल का जो रिवॉल्ट था, फिर वुमेन ने रिवॉल्ट किया। इनइक्वालिटीज थी थ्री स्टेट्स के बीच में। ऊपर के जो दो स्टेट्स थे ऊपर के जो दो स्टेट्स थे वो इंजॉय कर रहे थे, कॉमन पीपल ही परेशान और फ्रस्ट्रेट थे, ऊपर से टैक्स भी देते थे। ठीक है। तो ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो तैयार थे रिवॉल्ट करने के लिए। अब यहां से कहानी थोड़ी समझते हैं कि इनलाइटमेंट आइडियाज, ठीक है ना, जो वहां के पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे। ठीक है। यहाँ देखो मैंने एरो बनाया है, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं। कौन है, जैसे मोन्टेस्क्यू हो गया, रोसो, कांते, साइमन, अगस्त ऑगस्ते कॉम्ते। ठीक है। इन्होंने अपने आइडियाज और व्यू दिए। दूसरी तरफ देखें जैसे लॉकी है, नेचुरल राइट्स पे बात की, लाइक लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इन सब पे वो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं लोग पढ़ेंगे समझेंगे उन चीज़ों को, ठीक है ना, तो ये लोग भी डिमांड करेंगे कि भाई हमारी ज़िंदगी तो खराब है, हमें ऐसे ऐसे राइट्स तो मिलने ही चाहिए। वोल्टायर ने जैसे करप्शन पे बात की, इनजस्टिस पे बात की, इनइक्वालिटी पे बात की। ठीक है। यहाँ देखिए नेचुरल राइट्स एंड इक्वालिटी। ठीक है। अब ये मतलब जो फ्रांस है, फ्रांस ने वहां के जाके जो अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें साथ दिया है। अब वो लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो किसकी बात कर रहा है, नेचुरल राइट्स की और इक्वालिटी की। तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग इन चीजों की डिमांड कर रहे हैं, तो हमें भी तो ये चीजें चाहिए ना, हमें भी नेचुरल राइट्स और इक्वालिटी चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये इंटेलेक्चुअल्स लोग जो थे उनके आइडियाज और व्यूज का काफी योगदान रहा है। ठीक है। और यहीं से इमरजेंस होता है सोशियोलॉजिस्ट का। इसीलिए फ्रांस को कहा जाता है हब ऑफ सोशियोलॉजिकल थिंकर। ठीक है। और भी जगह से लोग हैं, बट सोशियोलॉजिकल थिंकर का जो हब कहा जाता है वो फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है। अब इम्पैक्ट देखते हैं, रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। मोनार्की चली गई, मोनार्की खत्म हो गई। ठीक है। ओल्ड फ्यूडल कस्टम्स आर गॉन। ठीक है ना, कि ये जो पहले चीजें बनी हुई थी कि क्लर्जी किंग कोई टैक्स पे नहीं करेंगे और बाद बाकी जो बच गए वही टैक्स पे करेंगे, ये तो एक इनइक्वालिटी है। तो ऐसी जो इनइक्वालिटी है वो खत्म होगी। स्लेवरी इन फ्रेंच, ये कैलोरीज लिखा गया है, कॉलोनीज होना चाहिए। ठीक है। कॉलोनीज एबॉलिश। ठीक है। तो वो खत्म हुआ, स्लेवरी खत्म हुआ। फ्रांस क्या बना, डेमोक्रेटिक कंट्री बना, डायरेक्टरी सिस्टम बना, दो हाउस होंगे, लेजिस्लेचर एंड कमिटी ऑफ 5 डायरेक्टर्स। ये सब आपने पढ़ा होगा 10th में। और क्या चेंजेस हुए, अब ध्यान देने वाली बात है कि पॉलिटिकल चेंजेस होने की वजह से इकोनॉमिक चेंजेस भी आए और सोशल चेंजेस भी आए। यानी हमने ये जो राजा सिस्टम है, मोनार्की से हमने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। ठीक है। तो ये चेंज कहाँ हो रहा है, ये पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज हो रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, सोशली जो लोग हैं उन पे इम्पैक्ट हो रहा है, उनके लिए अच्छी चीजें हो रही हैं। इकोनॉमिक जो उनकी हालत है वो सुधर रही है, किसके थ्रू, वाया लॉ या वाया पार्लियामेंट। ठीक है। तो पॉलिटिकल में जो चेंजेस है उसके वजह से इकोनॉमिक और सोशल में भी चेंजेस है। इसलिए मैंने लिख दिया है इसके चेंज होने से सब में चेंज आया। ठीक है। तो ये है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, थोड़ा सा पढ़ना होता है इसलिए मैंने ये टॉपिक डाल दिया है। बुक्स वगैरह में उतना डिटेल में नहीं रहता है, बस थोड़ा सा बता दिया जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ है। तो अब आप जान सकेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा योगदान रखता है सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे दिया, आप लिख सकते हैं, डिस्कस द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 150 वर्ड्स।
तो ये मैंने डाल दिया है कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सोशल चेंज। ठीक है, तो बाय।